Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jayaprakash University, छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष ऑनर्स के लिए या प्रतिष्ठा के लिए जो हम लोग राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रकरण को पूरा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सुना था कि राष्ट्रकूट राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे संबंधित क्या सारे तथ्य हैं, फिर उनके मूल स्थान और उनके शाखाओं के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम लोग राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित जो इस वंश की स्थापना करेंगे और फिर आगे क्लास का विस्तार करेंगे। हम देखते हैं कि पिछले अध्ययन में हम लोग देखा था कि विभिन्न शाखाओं में से जो अलीचपुर की शाखा थी, वही मानेखेत में स्थापित हुई और इस शाखा का जो प्रारंभिक पुरुष था वह था दंती वर्मा। ध्यान दीजिएगा, दंती दुर्ग और दंती वर्मा दोनों अलग अलग है। दंती वर्मा और इसके बाद बहुत सारे शासक हुए, जिसमें हम लोग अगर उन लोगों का नामों का उल्लेख करें तो दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामिक राज, कृष्ण, नंदराज, इंद्र इत्यादि बहुत सारे शासकों की चर्चा मिलती है। लेकिन सर्वप्रथम जो मानेखेत के राष्ट्रकूट शासक थे, इनकी स्वतंत्र सत्ता को जो स्थापित करने वाला शासक था वह था दंती दुर्ग, और इसी के कारण राष्ट्रकूट राजवंश की स्वतंत्र सत्ता का जन्मदाता होने के कारण ही दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दंती दुर्ग इंद्र और जो चालुक्य कन्या भवनागा थी, उसी से दंती दुर्ग का जन्म हुआ था। और कहने का अर्थ है कि इंद्र और चालुक्य राजकन्या भवनागा का पुत्र था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के जो अभिलेख हैं, एलोरा या 10 अवतार का अभिलेख और समनगढ़ या सामंतगढ़ का जो अभिलेख है, इसे जो चर्चाएं हम देखते हैं उससे पता चलता है कि दंती दुर्ग विक्रमादित्य का सामंत था। और हम देख रहे हैं कि जब विक्रमादित्य का एक सामंत जो गुजरात, जो लाट प्रदेश, दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों में शासन कर रहा था, जनाश्रय पुलकेशिन, उसके समय में अरबों का आक्रमण हुआ। तो अरब आक्रमण में दंती दुर्ग भी उसके अधीन, जो जनाश्रय पुलकेशिन है उसके अधीन अरबों से संघर्ष में भाग लिया था और विजयी हुआ था। इसी कारण विक्रमादित्य द्वितीय ने इसको भी श्रीवल्लभ और खडवालोक उपाधि से विभूषित किया था। तो इस तरह इसकी जो सैनिक प्रतिभा थी, कूटनीति थी, यह प्रारंभ से ही देखने को मिलती है। कीर्ति, उसके बाद जब विक्रमादित्य द्वितीय, चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय के बाद कीर्ति वर्मा द्वितीय शासक बना, तो उसके समय में हम देखते हैं कि पल्लवों के विरुद्ध यह संघर्ष किया और इस अभियान में वह सफल भी रहा और वापसी में वह कर्नूल में श्रीशैल शासक को भी पराजित किया था। फिर इन युद्धों में जो उसे सफलता मिली थी, उससे उसकी महत्वाकांक्षा को बल मिला और वह स्वतंत्र राज्य की कल्पना करने लगा। और इसी कल्पना में वह यहाँ एक कूटनीति का परिचय दिया कि तुरंत, और जो चालुक्य नरेश है वर्मन द्वितीय या कीर्ति वर्मा द्वितीय, उसके ऊपर उसके राज्य पे आक्रमण नहीं किया। वह साइड से जो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र था उसको विजित करने का प्रयास किया। और हम देखते हैं कि इन्हीं अभियानों में वह अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और
प्रत्यक्ष रूप से चालुक्यों से संघर्ष न करके वह धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार प्रारंभ करना शुरू किया। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि नंदीपुरी के गुर्जरों को पराजित किया, फिर नवसारी के जो चालुक्यों को पराजित किया, और उसके पश्चात हम देखते हैं कि मालवा के परमार शासकों को भी वह जीत लिया, और इसी जीत के क्रम में उज्जैन पर भी उसका अधिकार हो गया। और देखते हैं कि उज्जैन पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में वह वहाँ हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ करता है और उसमें बहुत सारे धन धान ब्राह्मणों इत्यादि को दान देता है। और हम देखते हैं कि वह मालवा इत्यादि को जीत के उस पर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं किया, उनके राज्य को वापस लौटा दिया, उनको अपने अधीनता में ले लिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोसल तथा कलिंग के राजाओं को पराजित किया, और इस तरह उसका हम देखते हैं कि उसका जो प्रभाव है मध्य एवं दक्षिण गुजरात तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश में विस्तृत हो गया था। उसके प्रभाव का इस तरह जो विस्तार हो रहा था, उसमें अगर हम देखें तो कीर्तिवर्मा जो द्वितीय था चालुक्य नरेश, वह सशंकित हो गया और इससे युद्ध अवश्यंभावी हो गया। वह इसके बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था, और नवसारी का प्रश्न इसके समक्ष उपस्थित हुआ कि वहाँ कीर्तिवर्मा द्वितीय अपना सामंत नियुक्त करना चाहता था, और इसी वहाँ सामंत नियुक्ति के प्रश्न पर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में दंतीदुर्ग ने कीर्तिवर्मा को पराजित किया। और इस प्रकार हम उसके पराजय के पश्चात उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक इत्यादि उपाधि धारण कर लिया। इस तरह हम देखते हैं कि दंतीदुर्ग एक महान विजेता था, सफल कूटनीतिज्ञ था और एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। वह ब्राह्मणों इत्यादि को दान भी देता था, और इसी के कारण उसको इस राजपूत राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संभवतः 756 ईस्वी तक दंतीदुर्ग ने शासन किया। दंतीदुर्ग के बाद हम देखते हैं कि कृष्ण प्रथम शासक बनता है। दंतीदुर्ग का कोई पुत्र नहीं था, इसी कारण उसका चाचा शासक बना, और उसका चाचा भी वादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और वह भी जो दंतीदुर्ग से साम्राज्य प्राप्त हुआ था उसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वह जो कि हमें वेग्रामा और सूरत अभिलेखों से चर्चा मिलता है कि सर्वप्रथम लाट प्रदेश में उसका एक भतीजा था कर्क द्वितीय, उसने विद्रोह कर दिया। तो उसने लाट प्रदेश यानी दक्षिण गुजरात के क्षेत्र पर आक्रमण किया और अपने भतीजे को विद्रोह को शांत करके वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित किया। फिर वापस लौटते समय हम लोग को एक तथ्य मिलता है कि राहब नामक जो कोई नरेश था उसको इसने पराजित किया था। फिर हमें पता चलता है कि जो वानी दिंदोरी अभिलेख है, रागनपुर अभिलेख है, उससे पता चलता है कि इसने 760 ईस्वी के करीब चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मा द्वितीय पे आक्रमण किया और उन लोगों को पूर्ण रूप से समूल उन लोगों का नाश कर दिया। उनके पुत्रों सहित उन लोगों को मार डाला, और चालुक्यों के जो साम्राज्य के क्षेत्र थे, जो कुछ दंतीदुर्ग से युद्ध में भी वह पराजित हुआ था, लेकिन कर्नाटक इत्यादि कुछ क्षेत्रों पर उसका अधिकार रहा, और कृष्ण प्रथम ने उसको भी समाप्त करके इस जो साम्राज्य था उसका संपूर्ण विनाश कर दिया, उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर उसने दक्षिण कोंकण को जीतकर जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक में अपना स्थिति मजबूत किया, और इस तरह हम देखते हैं कि उसका साम्राज्य विस्तार महाराष्ट्र और कर्नाटक के अधिकांश क्षेत्रों पर हो जाता है। दक्षिण कोंकण क्षेत्र में इसने अपना एक सामंत सड़फुल को नियुक्त किया, जो शिलाहार वंश का संस्थापक भी था। फिर गंग वंश के शासक श्री पुरुष को उसकी राजधानी मान्यपुर, जो बेंगलोर का मन्नपुर क्षेत्र है, उस पर आक्रमण किया और उसे विजित कर लिया। फिर भी उसका क्षेत्र उसको विजित करके अपने क्षेत्र में मिला लिया, और इस तरह 769 ईस्वी में वह पुनः अपने कृष्ण प्रथम अपनी राजधानी लौट आया और अपने पुत्र गोविंद को युवराज बनाया, जो गोविंद द्वितीय था उसको युवराज बनाया, और फिर बेंगी के चालुक्यों के विरुद्ध सैन्य अभियान पर भेज दिया। और यह भी गोविंद द्वितीय जो कृष्णा नदी है और मूसी नदी के संगम पे
शिविर डाल दिया और वेंगी के चालुक्य का जो शासक था विष्णुवर्धन चतुर्थ, वह बिना युद्ध किए ही इन राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार कर लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि हरजाना भी दिए और फिर जो गोविंद द्वितीय के एक भाई ध्रुव से अपनी कन्या का शादी कर दिया। उस कन्या का नाम था सिल भट्टारिका। इस तरह विंध्य के दक्षिण की कोई भी शक्ति जो इस समय राष्ट्रकूटों के सामना करने योग्य न थी। इस प्रकार इस जो राजपूत राजवंश का साम्राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बड़े भागों तक विस्तृत हो गया। जो कृष्ण प्रथम था, विजेता के साथ साथ एक महान निर्माता भी था। जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। वह धर्मनिष्ठ व्यक्ति था और उसने ब्राह्मणों इत्यादि को दान दिया। इस तरह हम देखते हैं कि 773 ईस्वी में इसका देहांत हो जाता है और फिर गोविंद द्वितीय शासन प्राप्त करता है। गोविंद द्वितीय 773 से 780 ईस्वी तक ही शासन करता है, क्योंकि कृष्ण प्रथम के 2 पुत्र थे, गोविंद द्वितीय और ध्रुव। गोविंद द्वितीय बहुत ही योग्य शासक था, तो स्वभावतः बड़ा पुत्र भी था, तो इसको उत्तराधिकार मिला। लेकिन बाद में यह आगे चल के विलासी हो गया। फलतः ध्रुव ने इसको पराजित करके और सत्ता हस्तगत कर लिया। हालांकि इसको गोविंद द्वितीय को कांची, गंगवाड़ी, वेगी, मालवा इत्यादि के शासकों ने सहयोग किया, फिर भी यह पराजित हो गया। फिर हम लोग आगे का जो चर्चा है इसमें अगर हम देखें तो ध्रुव शासक बनता है और यह इस वंश का महान और यशस्वी शासक हुआ। और यह अपने राजगृह राज्यारोहण के बाद निरुपम, काली वल्लभ, श्री वल्लभ, धारावर्ष इत्यादि उपाधि ग्रहण करता है और अपनी राजधानी में पकड़ मजबूत करने के बाद वह अपने विरोधियों के विरुद्ध सैन्य अभियान करता है। तो इसमें गंगवाड़ी के शासक जो शिवमार द्वितीय था उसको पराजित किया, वहाँ अपने पुत्र स्तंभ को नियुक्त कर दिया और इस तरह इसकी सीमा दक्षिण में कावेरी तक पहुँच गई। फिर हम देखते हैं कि कांची के पल्लव नरेश को यह पराजित करता है। जो कांची के पल्लव नरेश दंती वर्मा थे, उनको पराजित करने का अभिलेख राघवनपुर अभिलेख में मिलता है। फिर बेगी के चालुक्य विष्णुवर्धन चतुर्थ को पराजित किया और इस पराजय में हम देखते हैं कि उसको बेमुलाड के चालुक्य सामंत अरिकेसरी प्रथम का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। इस तरह दक्षिणापथ का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। उत्तर भारतीय अभियान में ध्रुव ने कन्नौज पे धर्मपाल जो पालवंशी शासक था और वत्सराज जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, इन दोनों के बीच आपसी युद्ध चल रहा था। इन्हीं बीचों में 786 ईस्वी के लगभग ध्रुव आक्रमण करता है और इन दोनों वत्सराज और धर्मपाल को पराजित करके कन्नौज पे अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। इस तरह 13 वर्षों में वह उत्तर और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है और 13 वर्षों तक शासन करने के बाद 793 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ध्रुव जो शासक है इसके विषय में हम देखते हैं कि सातवाहन वंश के पतन के बाद प्रथम बार ध्रुव के नेतृत्व में ही किसी दक्षिणी शक्ति ने मध्य भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया था। इस तरह ध्रुव भी एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ और इस वंश का यशस्वी शासक था।